नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर कोरिया और चीन दो पुराने साथी, जिनके रिश्तों में पिछले कुछ सालों से आई ठंडक अब पूरी तरह से पिघल चुकी है और बीजिंग ने फिर से उत्तर कोरिया अपने पारंपरिक प्रभाव मजबूत कर रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों में रूस की बढ़ती नजदीकियों की वजह से कमजोर पड़ रहा था। यूक्रेन युद्ध के बाद उत्तर कोरिया ने रूस को सैनिक और हथियार दिए, बदले में रूस से तेल, ईंधन और खाद्य सामग्री हासिल की, जिससे प्रतिबंधों से जूझ रही किम सरकार को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। लेकिन अब बीजिंग ने मोर्चा संभाल लिया है। रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया है कि चीन और उत्तर कोरिया सीमा पर नई सड़कें, बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। करीब 1350 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन तेजी से तैयारी कर रहा है ताकि दोनों देशों के बीच आवाजाही और व्यापार को नई रफ्तार दी जा सके। डांडोक शहर में नए ब्रिज पर ट्रक एंट्री लेन और पैसेंजर व्हीकल एंट्री लेन जैसे निशान बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी कस्टम और कार्गो ट्रांसफर सेंटर तैयार कर रहा है। यानी मतलब साफ है कि किम और जिनपिंग की मजबूत दोस्ती ने चीन के सुपर पावर बनने का प्लान पूरी तरह सेट कर दिया है। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर कोरिया इस इलाके में अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है। उत्तर कोरिया किस तरह से अमेरिका को लेकर धमकियां देता है। अमेरिका की चिंता का सबसे बड़ा कारण है उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर पावर होना और फिर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का अमेरिका के खिलाफ हमेशा एग्रेसिव रहना या आक्रामक रवैया अपनाना। इतना ही नहीं, इस इलाके के अमेरिकी सहयोगी यानी जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया की नीति से कई बार तनाव भी बढ़ता दिखा है। और चीन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि इस इलाके में अगर चीन और किम साथ रहते हैं तो पूरे प्रभावी तरीके से अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। यानी जिनपिंग और किम की मजबूत दोस्ती से किसी को मिर्ची लग सकती है। चीन और उत्तर कोरिया का गठजोड़ अमेरिका के लिए सिरदर्द बना है, क्योंकि अमेरिकी प्रभाव और उसके मुकाबले के लिए जिनपिंग के साथ किम नजर आ रहे हैं। ताइवान मुद्दे पर पूरी तरह चीन के साथ किम जोंग नजर आ रहे हैं। कोरोना की अगर बात करेंगे दर्शकों, तो कोरोना के बाद बंद रास्ते अब पूरी तरह से खुले हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। चीन और उत्तर कोरिया के बीच आर्थिक संबंध और ज्यादा गहराया है, यानी मजबूत होता हुआ नजर आया। यात्री और मालवाहक ट्रेनों की आवाजाही में इजाफा हुआ है और चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार रहा है। यह भी हकीकत है। मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता जो संधि थी आज भी लागू है। 1961 की हुई संधि आज भी पूरी तरह से लागू है। यानी मतलब साफ है कि चीन और उत्तर कोरिया एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं। और सच्चाई तो यह है कि उत्तर कोरिया को सैन्य रूप से बड़ी ताकत बनाने में सबसे बड़ा योगदान चीन का ही रहा है। और यही कारण है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव के बावजूद हर मुद्दे पर किम जोंग पूरी मजबूती के साथ चीन के साथ खड़े रहे। ताइवान इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है दर्शकों। ट्रंप पर किम और जिनपिंग की यारी भारी पड़ती हुई क्या नजर आ रही है, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में किम जिनपिंग का मजबूत गठजोड़ नजर आ रहा है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के गठबंधन को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया बड़ा खतरा रहा है और दांव पर है अमेरिकी सहयोगियों की सुरक्षा, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका को
इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में चुनौती दे रहा है। तो दर्शकों, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि किम की मदद से दुनिया का नया सुपर पावर बनेगा चीन, क्योंकि कहानी कुछ इसी तरह की देखने को मिल रही है। तमाम मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल एस के मलिक, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का भी। साथ ही साथ डॉक्टर रमादीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं सीधे दिनेश शर्मा सर से करूंगा। दिनेश सर, कोई सुगबुगाहट, कोई तस्वीर, कोई कहानी देखने को मिल रही है किम और जिनपिंग की दोस्ती, और इस दोस्ती को क्या आप देख पा रहे हैं और अमेरिका नहीं देख पा रहा है, या देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं कि चाइना जो है नॉर्थ कोरिया की मदद से जो है सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ये मानना नहीं है कि चाइना को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे अपनी सैन्य क्षमता, अर्थव्यवस्था और बाकी चीजों के अंदर डेवलप करने के बाद जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जो नॉर्थ कोरिया है वो एक प्रकार से उसको एक प्रकार से उसका मददगार है, नॉट डायरेक्टली, पर अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो एक प्रकार से न्यूसेंस वैल्यू है, जहां हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक बफर स्टेट है। सबसे ज्यादा जो चाइना के लिए बड़ा वनरेबल प्लेसेस पड़ जाते हैं वो है आपका येलो सी और नॉर्थ सी। अगर इसके अंदर से अमेरिका या साउथ कोरिया या जापान की तरफ से अगर ज्यादा मजबूती होती है तो चाइना के लिए भी एक प्रकार से डायरेक्ट खतरा हो जाता है। दूसरा जो है वो इसलिए नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है क्योंकि ये एक प्रकार से बफर जोन है चाइना और साउथ कोरिया के अंदर, जहां पर कि ऑलरेडी यूएस की फोर्सेस अवेलेबल है, अमेरिका की। इसके अलावा जो है, जो इसका परमाणु का परीक्षण करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये जो है उसमें डेवलपमेंट करते रहते हैं। इससे एक प्रकार से जो है वो अपना दबदबा जो है कोरियन पेनिसुला के अंदर बनाकर रखता है, और उसके बारे के अंदर कि वो भी एक मजबूत शासक है जो नॉर्थ कोरिया का है, वो भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पूरे विश्व के स्तर के ऊपर जो है चाइना को भी ब्लेम किया जाता है एक प्रकार से, कि चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है उसके परमाणु डेवलपमेंट के अंदर, और इसके साथ साथ उसको सपोर्ट करता है। अभी 2025 के अंदर जो है शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर की आपस के अंदर, डिक्टेटर की आपस के अंदर एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उस बातचीत के दौरान भी जो है कोई न्यूक्लियर वेपन का निरस्त्रीकरण के बारे में कोई भी एग्री नहीं हुआ। तो अंदर ही अंदर जो है चाइना को भी थोड़ा खतरा लगता है कि अगर ये ज्यादा नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ा लेता है तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया उसके इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, के लिए नई दोस्ती के पीछे सबसे बड़ा कोई फैक्टर या जियोपॉलिटिकल फैक्टर आप देख पा रहे हैं, और अगर देख पा रहे तो क्या है, और नहीं देख पा रहे तो क्या? आशीष जी, देखिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है, ये कंट्री अपने लिए स्ट्रेटेजिक बफर क्रिएट करने में बिलीव करता रहा है पहले से ही। चाइना की दो पॉलिसी कि एक तो डायरेक्टली मिलिट्री एंगेज नहीं होना जब तक कि बिल्कुल प्रेसिंग सिचुएशन ना आ जाए। कारण ये होता है कि उससे नहीं तो वो अपने रिसोर्सेज को आपके डायरेक्ट एंगेज करने से बचता है, क्योंकि डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आता है, आपके रिसोर्सेज पे आता है, आपके जीडीपी पे आता है। यही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अभी कर्नल दिनेश बता रहे थे कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक बफर है उनका नॉर्थ कोरिया, एक स्ट्रेटेजिक बफर एक और है पाकिस्तान, आतंकिस्तान, वो भी इसने इसलिए किया है क्योंकि जब जब उसको जरूरत पड़ेगी अमेरिका के खिलाफ और इस एरिया की जरूरत पड़ेगी, उसने वहां से कराकोरम के थ्रू एक ऐसा सीपैक बनाया है जिसकी की बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। नॉट ओनली ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को एनसर्कल करने के लिए ये चाइना का एक हथियार है।
आज भी इसको जो मिलिट्री के लोग हैं उसकी एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ये किसने लिखा है कि उसके थ्रू वो अपना मालवाहक की अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रखेगा। जरूरत पड़ने पर इस पर आप वो मिलिट्री अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा और भारत को एंसल करने की कोशिश करेगा, जो नीचे के अरब सागर तक जाएगा। इसके साथ साथ अब तीसरा देश उसमें चाइना तैयार कर रहा है। देखिए ईरान और जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान अमेरिका का, इसके अंदर चाइनीज खुद चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने और वो डिक्लेयर कंट्री बने, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटेजिक बफर बनेगा उसके लिए। और इस तरह से देखा जाए कि तीनों दिशाओं में, इधर बीच में पाकिस्तान, उधर ईस्ट के अंदर उसने नॉर्थ कोरिया, और देखिए अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर वो पूरा परमाणु संपन्न बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है ईरान को। तो उसकी एक चाल समझिए ये कि वो डायरेक्टली एंगेज ना करके अपने रिसोर्सेज को, आज वो 19 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, चाइना और अमेरिका 30 ट्रिलियन के ऊपर है। तो ये जो गैप है ना 11 ट्रिलियन का, वो इसको जल्दी से जल्दी दौड़ के कवर करना चाहता है। लेकिन अगर आप मिलिट्री एंगेजमेंट में उलझ गए तो देखिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बहुत महंगा होता है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है जो भी देश इसमें शामिल हो। इसलिए चाइना कभी भी बीच बीच में हॉर्मुज के जो जिक्र आया था कि जी चाइना ने बहुत हार्ड पोस्टर लिया था, मैं आपके चैनल पे भी हर चैनल पे ये बोल रहा था कि चाइना नहीं आएगा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, वो डिप्लोमेटिक चैनल कराएगा, अपने एक तरह से जगह प्रॉक्सीज को आगे करेगा, इवन पाकिस्तान को भी वो यूज कर सकता है, आज भी कर रहा है। और भारत के खिलाफ ओप सिंदूर से लेकर उसका इतिहास देख लीजिए, उसकी सारी की सारी कहानी इस बात पर है कि मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन अपने हथियारों को यानी प्रॉक्सीज को रेडी करना है, या उनको आप स्ट्रेटेजिक बफर कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे ले, बात काम एक ही है। ठीक है सर, लौटूंगा, ओपनिंग कमेंट्स लेता हूं, मैं आ रहा हूं, वापस लौटूंगा। मोहम्मद अमीन साहब का मैं रुख करना चाहता हूं, पूर्व राजनयिक हैं। आपके अकॉर्डिंग इस पूरे माहौल को या इस पूरी दोस्ती को किस गर्मजोशी के साथ आप देख पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जहां तक सवाल है कोरिया का, कोरिया अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में है और उसने अपनी जो मारक क्षमता है वो अमेरिका तक उसने अपने मिसाइल को दागने की अपनी हैसियत टेस्ट कर रखी है। इससे अमेरिका बहुत घबराया हुआ है। और जहां तक सवाल है चाइना के, कि चाइना की वजह से वो किम की वजह से चाइना जो है वो बन जाएंगे सुपर पावर, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी एक पॉलिसी है चाइना की, चाइना अपनी तरीके से बन रहा है सुपर पावर। और जब भाई अभी आपने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो उन्होंने विजिट की 2 दिन की, और उसके बावजूद भी वहाँ पर उन पे कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी शर्तों में बात की है। इससे पहले भी याद होगा अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो थोपे थे अपने टैरिफ लगाए थे, उस पर भी चाइना झुका नहीं था, उसने भी अपनी तरफ से उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी थी और इसीलिए अमेरिका को झुकना पड़ा। तो आज जो स्थिति है वो आप देखेंगे, पहले गिना जाता था अमेरिका, रशिया, चाइना, और तो तीनों कंट्री गिने जाते थे, लेकिन आज हमारे भारत की भी स्थिति आप देखेंगे कि भारत भी उसी चौथे नंबर पे गिना जा रहा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जहाँ तक सवाल ये कहने का है कि ये कोरिया ने तो अभी अपने 10,000 जो रशियन को फौज को लड़ाके अपने भेजे थे, उसमें 6,000 तो मारे भी जा चुके हैं, और हथियार सप्लाई की बात है। और ये पुतिन हो, और आपने देखा होगा चाइना के अंदर पुतिन, कोरिया, रशिया, और रशिया के पुतिन, और कोरिया के ये किंग, और ये चाइना के प्रेसिडेंट, तीनों की बातें नहीं सर, क्या आप इन दोनों की दोस्ती देख पा रहे हैं कि ठीक है आप साथ साथ में खड़े हो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात हो जाएगी, टेंशन में आ जाएंगे, ऑलरेडी वो टेंशन में है, अब ये दोस्ती अगर सामने आ गई तो चैलेंजिंग होने वाला है। आशीष जी, इनकी वजह से आप इस कीजिए कि आज परेशान है अमेरिका, और यही नहीं तो अब तक ये ईरान पे कब्जा कर चुका होता। ठीक है, ब्रह्मदीप जी का रुख करता हूं। उत्तर कोरिया की नजदीकियों की हम बात कर रहे हैं चीन के साथ। अब अगर मैं इसको समझना चाहूं या मैसेज के तौर पर देखना चाहूं, तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैसेज देने की क्या कोशिश है इन दोनों की? जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि यह जो विषय है ये 24/7 में जिनके भी दिमाग में आया ये जबरदस्त विषय, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए कितना जबरदस्त बात है कि चीन ने अपने कवच के तौर पर एक परमाणु संपन्न राष्ट्र को तैयार किया है, और यह परमाणु संपन्न राष्ट्र जो है वो चीन के सैन्य संसाधन के तौर पर अपना उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसमें इतना मानता है कि वो अमेरिका को धमका सकता है, उसमें इतना मानता है कि वो जो अमेरिका के सैन्य
प्रतिष्ठान है, आप चाहे जापान में ले लें या आप चाहे दक्षिण कोरिया में ले लें, वहां पर मार करने की क्षमता रखता हो। एक ऐसा कवच है चीन का, उत्तर कोरिया, जो कि इस पूरे यूरोप को ध्वस्त कर सकता है। मतलब 15-16 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप देखिए कि जब कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में यदि चीन और अमेरिका का हमला होता है और अमेरिका के साथ यूरोप आता है या नाटो के देश आते हैं, तो नाटो के देश इस बात से डर जाएंगे कि यदि उत्तर नाटो के कोरिया देश की भी ओर तो से नाराज हैं ईरान वाले मैटर को लेकर, और आप जो जिक्र कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल होगा कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएं किसी भी वजह से। नहीं आशीष जी, कल्पना कीजिए आप कि यदि नाटो आ भी गया, ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे और यूरोप और अमेरिका को आप अलग अलग नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते तो दुनिया की भू रणनीति बर्बाद हो जाएगी। ये तो ट्रंप का शिगुफा है। लेकिन यदि नाटो, यूरोप ने सहायता करने की सोची भी, तो उत्तर कोरिया के परमाणु हमले से बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच यूरोप के पास है ही नहीं। कुल मिलाकर आने वाले समय में ये चीन ने जो महाशक्ति बनने का दावा ठोका है, उसमें दुनिया में खौफ पैदा करने का सबसे बड़ा माध्यम उत्तर कोरिया है, जिसको न तो आप मानवाधिकारों के नाम पर रोक सकते हैं, न लोकतांत्रिक तरीके से हटाने के बारे में सोच सकते हैं, न ही आप जो वहां के तानाशाह है उन पर कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो देश तो प्रतिबंधों से जूझ ही रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका की गलत नीतियों ने दुनिया में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि एक समानांतर दुनिया तैयार हो गई है, जो कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड गेम के कारण आप उसको रोक भी नहीं सकते। डबल स्टैंडर्ड का गेम आप ये इशारा कर रहे हैं कि इनको नजदीक लाने का काम भी अमेरिका ने किया है। जी बिल्कुल, इनको नजदीक लाने का काम अमेरिका ने। ठीक है, आता हूं मलिक साहब का मैं रुक करना चाह रहा हूं। मलिक साहब मेरी शायद उस सवाल से संतुष्ट नहीं थे, मैं उस पर रिएक्शन चाहता हूं सर। एक तो ये, क्या आप ये इंपैक्ट ये मानते हैं कि वाकई अमेरिका ने ही पुश कर दिया, अमेरिका ने गाहे बगाहे जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है, जो अब इधर ये दोस्ती देखने को मिल रही है? दूसरा जो मैंने कहा कि भाई साहब, अगर जो सवाल सर से था मेरा, कि क्या वाकई इस वक्त वो स्थिति बन गई है जहां पर ये दोनों ही साथ आ जाएंगे और साथ आने के बाद चीन और अमेरिका युद्ध पे फ्रंट में सामने आ जाएंगे? इज इट पॉसिबल सर? आशीष जी, अमेरिका और चीन कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। यही तो मैं भी कह रहा था। है दोनों को मालूम है जी। नहीं, ये मेरा असेसमेंट है। एक तो दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति इकोनॉमिक पावर, और वो महाशक्ति का मतलब है मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर। यही बात अगर एक स्केल, एक कदम डाउन कर दे, यही एग्जैक्ट सेम चीज है चाइना के पास। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए वो अपनी पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है। जब ट्रंप साहब ने पिछली बार ट्रंप कार्ड यानी टैरिफ कार्ड चला, चाइना ने उनका उल्टा गियर डाल दिया। यही कारण है कि अमेरिका खार खाए बैठा है चाइना से, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ले नहीं सकता। इसलिए उसने वेनेजुएला पर तो सर मुलाकात करके चले आए, अपने हाथ में लिया। सर जी, ऐसा कौन सा देश है जो अपनी बेइज्जती कराने के बाद फिर पहुंच जाए? जी आशीष जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी नस को उन्होंने काउंटर करने के लिए, यानी अमेरिका ने चाइना के प्रेशर को काउंटर करने के लिए वेनेजुएला पे दबाव डाल के उसके रिसोर्सेज को अपने हाथ में लिया, और वहां पर जो सबको पता है कि उन्होंने क्या खेला किया। दूसरी बात यह है कि हॉर्मुज के अंदर भी उनका ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अमेरिका का, क्योंकि ईरान का 80% रिसोर्सेज जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट होते हैं। कि आप ईरान को टाइट कीजिए तो अब चाइना ऑलरेडी टाइट होगा, और बदले में रेयर अर्थ मेटल्स और स्पेशली जो आपका व्हाट यू कॉल दैट सिल्वर, जो इंडस्ट्री ग्रेड सिल्वर है, उस पर वो बार्गेन कर सकता है। हालांकि लगता नहीं कि 2 दिन की विजिट में उनको कुछ मिला है। एक चीज और टच करना चाहूंगा, देखिए नॉर्थ कोरिया का वेपनाइजेशन यानी एटॉमिक एनर्जी की सेंस में, ये सोवियत संघ ने किया उस टाइम पे 50s में करने के बाद उन्होंने वहीं पे उस टाइम शांतिपूर्ण कार्य के लिए ये, लेकिन नॉर्थ कोरिया, हर कंट्री एक एम्बिशियस कंट्री होता है, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने एम्बिशियस को आगे बढ़ाया और इसको बहुत बड़ा पुश मिला 90s के दशक में, जब हमारे खिलाफ यानी घास की रोटी खाने के लिए बेनजीर भुट्टो तैयार थी। डेली अपने देश में बोलती थी कि घास की रोटी खाऊंगी लेकिन परमाणु शक्ति बनकर रहूंगी, यानी 98 से पहले की बात है, जब तक उन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। तो चोरी छिपे यानी पूरा जो AQ खान सागा, उस टाइम चोरी छिपे इन्होंने वहां पे
जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने के बहाने, क्योंकि उनको था कि भारत के खिलाफ हमको मिसाइल्स बनानी है, तो उन्होंने ये भी परहेज नहीं किया कि उनके पास जो चाइना से दी गई, पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर की गई थी, वो भी उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर की। और यही कारण है कि 98 के बाद से लेके 2003 से लेके और 17 के बीच में उन्होंने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं किया, इससे पहले कोई टेस्ट नहीं हुआ। जी दिनेश सर, आप रूस की बात हम कर रहे हैं और आप चीन की बात कर रहे हैं, उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं प्रभाव के मद्देनजर देखूं या प्रभाव वाले एंगल से देखूं, तो क्या रूस के बाद अब चीन जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ उत्तर कोरिया पर नजर आ रहा है? पंडित जी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना का ही प्रभाव उत्तर कोरिया के आप है। आप थोड़ा सा इतिहास में चले जाइए कि जो इस समय नॉर्थ कोरिया का इलाका है, उसका तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ मिलता है। 1990 जब उससे पहले भी यहाँ के जितने भी नागरिक होते थे वो काम करने के लिए रशिया के साथ जाते थे। ये एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप देखिए, जिस समय 1950 से 53 तक की जो वॉर हुई थी, कोरियन वॉर हुई थी, तो उसमें एक तरफ से अमेरिका था, रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी हद तक मदद की थी। तो इस समय अगर हम ये कहें कि चाइना से ज्यादा रशिया का इसके ऊपर प्रभाव है, तो मेरा मानना यह है कि दोनों का इक्वल प्रभाव है। अगर आप इसको ये यार्ड स्टिक से देखेंगे, तो जैसे कि मेरे सीनियर कर्नल मलिक ने बताया है कि यूक्रेन की लड़ाई के अंदर जो है इनके 10,000 सैनिक जो हैं वो गए हैं रशिया के अंदर। लेकिन जो बात मुद्दे की आ जाती है, देखिए साहब, कि दोनों के दोनों जो है, चाहे वो चाइना है चाहे वो रशिया है, और उनका एनिमी नंबर 1 जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां 28 फरवरी से पहले तक जो था नाटो था, जो कि अभी बिखरी हुई स्थिति में है। कल को ठीक हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं वो बताना चाहता हूं कि नॉर्थ कोरिया की जो है उसकी दोस्ती चाइना के साथ, और नॉर्थ कोरिया की जो न्यूसेंस वैल्यू है, हालांकि ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो मैं कह सकता हूं कि जो नॉर्थ कोरिया का से चाइना को फायदा होता है, उसमें यह है कि जिस समय ये अपना मिसाइल परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, तो उस समय जो है अमेरिका, जापान या दक्षिण कोरिया को जो है अपनी ज्यादा रिसोर्सेज जो है उस इलाके के अंदर डिप्लॉय करनी पड़ती है। इससे क्या हो जाता है कि चाइना को एक प्रकार से इनडायरेक्टली जो है वो फायदा हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ध्यान जो है ईस्ट एशिया की तरफ से थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसमें जो है चाइना जो है मीनवाइल जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है वो पूरी कर लेता है। फिर अमेरिका केवल चीन को रोकने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में जो है असफल पाता है, जिस समय नॉर्थ कोरिया किसी प्रकार का परीक्षण करता है। क्षेत्रीय तनाव जो है कभी कभी अमेरिकी गठबंधन के अंदर भी मतभेद पैदा कर देते हैं, जिस समय की कोरियन पेनिसुला में, या इस तरफ एशिया के अंदर तैवान या इस तरफ है, तो उस समय जो अपोजिंग फोर्सेस हैं उनके अंदर भी किसी प्रकार के जो है डिफरेंसेस जो आ जाते हैं, जिसका कि चाइना को एक प्रकार से फायदा मिल जाता है। दूसरा आ जाता है चाइना की वजह से उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियां जो है भी, जो चाइना को जो है इनडायरेक्टली आपको फायदा करवा लेती हैं। और जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो भी एक प्रकार से अनप्रेडिक्टेबल है। उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई किसी का प्रकार का जो है एथिक्स या नॉर्म्स नहीं है। अगर आपको ध्यान में होगा, अभी जिस समय कुछ दिन पहले ही जो है नॉर्थ कोरिया ने अपने कांग्रेस के अंदर एक बिल पास कराया है, जहां अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लाए हैं, जिस प्रकार से ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिकन अटैक के अंदर मार दिया गया है। तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी कारणवश जो है इनके डिक्टेटर का असैसिनेशन हो जाता है, इमीडिएटली जो है परमाणु बम जो है वो चला दिए जाएंगे। टारगेट उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। तो ये एक प्रकार से जो है पूरे विश्व के लिए, जहां अमेरिका के लिए या बाकी कंट्रीज के लिए भी एक प्रकार से ये खतरा पैदा करता है,
इस प्रकार का बिल्कुल। country और यही जिनका खतरा, कोई value system सर कहीं ना कहीं मोहम्मद अमीन सर, ये टेंशन वाली बात हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसको पूरा रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जाए या कोई वैचारिक चीजें भी होंगी? देखिए, देखा जाए तो मैं बहुत सी बातों पे कर्नल मलिक की बातों पे एग्री करता हूं। और एक बात आप देखेंगे पूरी दुनिया में कि आज जो ट्रम्प का अस्तित्व है वो बहुत ही ढुलमुल है। मतलब कहना चाहिए कि कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। देखिए आप कि उन्होंने जब वो वेनेजुला के बाद उन्होंने शुरू की वार ईरान के साथ में, सिर्फ कहने पे, इजराइल के कहने के बाद, तो क्या मिला उनको? वो यहाँ पर उनको मात खानी पड़ी। आज सस्पेंड चल रहा है 3 से युद्ध, और वो कुछ कर नहीं पाए। देखिए इस मामले में जब ईरान पे उन्होंने किया, उसके बाद चाहता उन्होंने यूनाइटेड नेशन भी उनकी कोई अच्छाई नहीं हुई है। अब आप देखेंगे कि जो नाटो देश थे, उन नाटो देशों ने साफ कर मना कर दिया था कि आर्टिकल 5 में हमारा लिखा हुआ है कि हम पे कोई हमला करेगा तब हम करेंगे, और आपने खुद ही हमला किया है तो इसमें हम आपके साथ नहीं है। उनकी पॉलिसी अलग है। उसके बाद उन्होंने चाहा साथ कि नावल फोर्सेस हार्मोन्स स्टेट खोलने के लिए ईरान के लिए, ऑस्ट्रेलिया को चाहा उन्होंने, जापान को चाहा, सब ने मना कर दिया। और यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ में नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि आज अलग थलग पड़ चुका है अमेरिका। और आप देखिएगा कि दोनों ही स्टेट, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, दोनों ही बिजनेस के मामले में बहुत ऊपर हैं। आज आप देखिए ट्रम्प गए भी थे चाइना, तो बिजनेस करने के लिए गए थे। वहां से उन्होंने जो उनके एयरबस के सौदे हैं वो 200 से तो कंप्लीट करके आए हैं। उसके अलावा और सीईओज लेके गए थे, सिर्फ बिजनेस करने गए थे। मैंने कई बार कहा अपनी डिबेट में कि ट्रम्प इज नॉट ए पॉलिटिशियन, नॉट ए ब्यूरोक्रेट, नॉट ए टेक्नोक्रेट, ही इज ओनली नॉट ए ब्यूरोक्रेट, ही इज ओनली वेरी गुड बिजनेसमैन। वो सिर्फ बिजनेस करने गए थे, और चाइना जानता है कि इनको किस तरह डील करना है। इनको हर मामले में वो नीचे दिखाता आ रहा है। मैं समझता हूँ कुछ दिन के बाद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की किम की, वो अपने आप में सुपर पावर बन चुका है। अरुण जी, आप कोरोना के बाद खुले बॉर्डर ने दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा बेटर कर दिया, यानी रफ्तार दे दिया है। यह भी एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इनसाइड अगर इसमें हम जाए या इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करें तो क्या सीन देख पा रहे हैं कि इनको इनकी जरूरत है, जिसकी तरफ दिनेश सर भी ये कह रहे थे कि दोनों को एक दूसरे की कहीं ना कहीं जरूरत है, और पावर सर्किल अगर तैयार कर रहा है तो चीन ने जो है दरवाजा खटखटाया है। आशीष जी, देखिए 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। दरअसल जब माओ से लेकर आगे भी चीन एक रणनीति पर चला है कि जो रणनीतिक मामले हैं या जो सीमा विवाद जैसे मामले, उनको दीर्घकालीन स्तर तक उलझाया जाए और आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए आर्थिक मसलों पर आगे बढ़ा जाए। आप देखिए भारत को लेकर भी चीन इस नीति का पालन करता है, जिसमें वो सीमा विवाद को दीर्घकालीन स्तर तक उलझाए रखने में विश्वास करता है। उसको अभी सीमा विवाद के हल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो व्यापार जरूर करे। तो चीन की जो रणनीतियां हैं वो बहुत जो है वो खतरनाक रणनीतियां नजर आती है। अब एक दूसरी बात है गुरिल्ला वार की, जो कि चीन इस पर विश्वास करता है कि गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। तो अब जो उत्तर कोरिया है उसको गुरिल्लाओं की तरह चीन ने तैयार कर लिया है। अब जहां तक सवाल यह है कि आप उत्तर कोरिया के लोगों का उपयोग कैसा करते हैं या उत्तर कोरिया का क्या फायदा ले सकते हैं। तो देखिए उत्तर कोरिया दुनिया भर से प्रतिबंधित है, लेकिन दुनिया में अभी भी यदि हथियारों की तस्करी होती है तो उत्तर कोरिया के जहाज अभी हार्मुज को लेकर इतना सख्त पहरा है, नहीं तो कोई उत्तर कोरिया के जहाज कहां पर जाएंगे इसके बारे में पता नहीं होता। उत्तर कोरिया के जो लोग हैं बाकायदा उनको बंदी बनाकर, उनके परिवारों को बंदी बनाकर रखा जाता है और उनके परिवार के लोगों को दूसरे देशों में भेजा जाता है, जिससे कि वो लोग पैसा कमाकर उत्तर कोरिया को भेजे। और चूंकि उनका परिवार बंदी यहाँ पर, इस कारण से वो उसके विरोध में आवाज भी नहीं उठाए। ऐसा यूरोप से भी आवाजें सुनी गई है। तो चीन को लेकर देखिए, चीन से तस्करियां भी होती है। चीन जो है वो हथियारों की तस्करी से पैसे कमा सकता है। ईरान जो है वो जो तेल का अवैध व्यापार करता है, और इस सब में उत्तर कोरिया इन्वॉल्व होता है। तो एक ऐसा देश जो अवैधानिक तौर पर कार्यों को बखूबी करे, जिसके पास इतना बड़ा मैन फोर्स हो, जो कि दुनिया के नियमों को दरकिनार कर दे, इससे बेहतर चीन के लिए हो क्या सकता है। क्योंकि देखिए जो एक बात मैंने कही थी कि कैसे अमेरिका ने एक समानांतर दुनिया को तैयार कर दिया है,
जो अलगाव पैदा कर दिया, उसका फायदा जो है अब चीन और रसिया जैसे देश उठा रहे हैं। आप मानव अधिकारों के नाम पर दुनिया के देशों की सहायता नहीं करते, आप मानव अधिकारों के नाम पर दुनिया को ब्लैकमेल करते, और वहीं पर वेनेजुएला जैसे देश से आप राष्ट्रपति को उठाकर अपने यहाँ पर बंदी बना लेते हैं। फिर आप मुद्रा को आप पाकिस्तान को उपयोग करने के लिए वहां के आसिम मुनीर जैसे जो लोग हैं, आप उनको आगे कर देते हैं, उनको शांति का प्रतीक के तौर पर करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि दुनिया में एक प्रकार का अलगाव आ रहा है, और यही कारण है कि ईरान, उत्तर कोरिया, रूस, चाइना, लीबिया और अब ब्राजील जैसे जो देश है या दक्षिण अफ्रीका जैसे देश है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते जा रहे हैं। आप देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में एक नया मोर्चा तैयार कर रहा है अमेरिका, क्योंकि वहां पर श्वेत वर्चस्ववाद के नाम पर वहां के प्रधानमंत्री को आप जलील कर रहे हैं, वाशिंगटन में बुला के जलील कर रहे हैं। तो ये जो अमेरिका की नीतियां इतनी खतरनाक हो गई है कि चीन के लिए नए विकल्प खुल गए हैं। अब आप एक तरफ तो मानवाधिकारों के नाम पर प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ चीन जैसे जो देश है जो कि मानवाधिकारों से लेना देना नहीं है, लोकतंत्र से लेना देना नहीं है, वो ईरान के साथ खड़े, चाहे ईरान के लोगों को वहां के जो शासन है वो कुचलता रहे। तो दुनिया में जो ये चीजें हैं, इस कारण से उत्तर कोरिया जैसे दो जो देश है वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आशीष जी, दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई देश, संप्रभु देश यदि एक ऐसा बर्ताव करता रहे, अलगाव का बर्ताव करता रहे, जो आतंकवादियों की तरफ पेश आएगा, जिसके पास कैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसका क्या उपयोग होगा पता नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइलें किस दुनिया में वार करेगी इसके बारे में पता नहीं है, तो फिर आप दुनिया में शांति स्थापित करने के बारे में सोच कैसे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय एक यदि ट्रंप की इस यात्रा से वो किसी भी प्रकार से चीन को इस बात पर सहमत करने के लिए राजी होते हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकिए या उत्तर कोरिया को आप प्रतिबंधित कीजिए, उत्तर कोरिया को आगे मत बढ़ने दीजिए, ऐसी कोशिशें यूरोप और अमेरिका को करना होगी। और यदि इन कोशिशों में यूरोप और अमेरिका नाकामयाब होते हैं तो समझ लीजिए कि कैसे करेंगे दिनेश सर, कैसे करेंगे? इशारा साफ है कि चीन जो है वो ओपनली एंटी अमेरिका कैंपेन वर्ड यूज कर लूं, या एंटी अमेरिका माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या करेगा यूएस अब ऐसे में? उसकी साख पर भी सवाल है, उसके पावर डोमिनेंस पर भी सवाल है। देखिए पांडे साहब, जैसे हमारे एक साथी ने विदेश मामलों के, इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर बता दिया है, और मैं इतना ही सिर्फ ऐड करूंगा कि अमेरिका की जो प्रेजेंट स्थिति है, जो 20 जनवरी 2025 के बाद हुई है, उससे जो है अमेरिका की साख जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा नीचे गई है। जिस प्रकार से जो इनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आती हैं, जिस प्रकार से वो बाकी मित्र देशों के शीर्ष नेताओं की बेइज्जती करते हैं, उससे जो है अमेरिका की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कम हुई है, और उनके अपने मित्र ही जो है अब उनका साथ छोड़ के दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा जी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरे नाटो फोर्सेस की या नाटो देशों की बेइज्जती ना की होती, जिस प्रकार से ये बदतमीजी से मैं शब्द कहूंगा कि बोलता था उनके साथ, उस वजह से जो है नाटो फोर्सेस ने जो है उसका उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया ईरान के युद्ध के अंदर। अगर ये अपनी वाणी के ऊपर संयम रखता होता तो मेरा ये मानना है कि 32 के 32 नाटो कंट्रीज जो है इस ईरान युद्ध के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े रहते थे। आपको अगर याद होगा किस प्रकार की भाषा इन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए बात किया था, किस प्रकार से इन्होंने पब्लिकली एक इंडिपेंडेंट कंट्री का प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो आपको मिलने आया है, किस प्रकार से आपने पब्लिक व्यू के अंदर उसकी बेइज्जती की, किस प्रकार से आपने ब्राजील के प्रेसिडेंट का बेइज्जती करते हो, किस प्रकार से आप साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट की व्हाइट हाउस के अंदर बेइज्जती करते हो, कहते हो कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो व्हाइट फार्मर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो इस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो है अमेरिका का के ऊपर से विश्वास उठ गया, और आज की स्थिति ये है पांडे साहब कि जो आपके परमानेंट मित्र होते थे, इस प्रकार से समीकरण बदल रहे हैं। जो आपके परमानेंट मित्र होते थे वो आपका साथ छोड़ के उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, जिनसे कि उनके इमीडिएट
राष्ट्र के हित और आने वाले दिनों के अंदर उनके हितों की रक्षा हो जाती है। अब फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा, जिस डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है, हमने काफी गुणगान कर दिए नॉर्थ कोरिया के, चाइना के प्रति। मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन साहब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना नॉर्थ कोरिया की कुछ हरकतों की वजह से खुश नहीं है। जिस प्रकार से ये एटॉमिक और मिसाइलों का जो टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग वाली उससे पूरे क्षेत्र उस क्षेत्र के अंदर एक प्रकार का तनाव बढ़ता है, और जिसकी एवज के अंदर आपका साउथ कोरिया या जापान हो गया, वो ज्यादा क्लोज होते हैं तरफ। अगर कि जी वापस लौटूंगा मलिक साहब, करूं करता हूं। चीन उत्तर कोरिया बॉर्डर पर अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं या फिर दूसरी चीजों की बात करूं, तो उसके आधार पर सैन्य, बड़ा सैन्य जो तैयारियां हैं उसको किस आधार से देखा जाए, उसका क्या मतलब होता है? आशीष जी देखिए, चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच में आदान प्रदान कुछ वर्षों से जारी है। ठीक है। हालांकि बीच में एक थोड़ी सा हिच आया था जिसको कि शायद रिजॉल्व कर लिया गया है दोनों देशों के द्वारा। ये बात सही है कि चीन आज भी नॉर्थ कोरिया को मिसाइल के हाथ में मदद करता है, लेकिन एक बात देखिए, 45 के अंदर एटम बॉम्ब गिराया, यानी फैटमैन लिटिल नाम से तहस नहस किया गया जापान को अमेरिका ने। उसके बाद रिश्तों में पलटाव आया, उसके बाद रिश्ते आज उनके किस लेवल पे पूरी दुनिया जानती है। यही बात अगर चीन भी जानता है कि देखिए, किसी भी एक रोग नेशन को आप बहुत मजबूत करने की तरफ बढ़ जाओगे तो हो सकता है कल वो आपको पलटवार भी कर सके, अगर उसके हित आपके फेवर आपसे बाधित हुए तो। लेकिन चीन का यहाँ पर एक थोड़ी सी एक फाइन लाइन है। मेरा मानना है कि चीन उस फाइन लाइन को यह समझता है कि कल न कभी ताइवान के मामले पर यूएस से कन्फ्रंटेशन आएगा, भले ही वो मिलिट्री एस्केलेशन में ना बदले, वहां पर वो उसका यूज करना चाहेगा नॉर्थ कोरिया का। और नॉर्थ कोरिया को, जैसे कि वक्ताओं ने बताया पहले भी, कि स्ट्रेटेजिक बफर वही होते हैं कि जिस काम को आप डायरेक्टली ना कर सको और अपने रिसोर्सेज को, अपने नेशन के रिसोर्सेज को बचाते हुए दूसरे देशन से आप अच्छे बुरे काम करा सके, उसको आगे रख सके, उसकी पोजीशन, उसको फ्रंट एंडिंग कर सके, आप बैकएंड में रहे, तो उस समय के लिए मेरे ख्याल से ताइवान के मसले पर नॉर्थ कोरिया को यूज जरूर किया जाएगा, क्योंकि इतनी जो मदद चल रही है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, यस, इस बात की पुष्ट खबरें हैं कि दोनों के बॉर्डर पर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। और नॉर्थ कोरिया देखिए पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट एलिमिनेशन में, पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट, चलो वहां की नीतियां ऐसी है, लेकिन चीन एक वाहिद अकेला कंट्री है, दूसरा रशिया है, जहां पर उनकी पॉपुलेशन को एक तरह से एनकरेज किया जाता है काम करने के लिए भी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी बहुत ज्यादा नहीं है, 2.7 सीआर के आसपास ही है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन चीन को भी उनके यहां से उस बॉर्डर, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के आसपास जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर एक सस्ती, एक चीप लेबर मिलती है, चीप मैन पावर मिलती है, जिससे कि उसकी इकोनॉमी में ये हाथ भी बटा रहे हैं। और ये करते हुए वहां का जो मिलिट्री सेटअप है उसको सपोर्ट करने के एवज में वहां की अर्थव्यवस्था में भी ये लोग योगदान देते हैं। और रही बात ये कि जैसे कि अगर आप और हम आप नॉर्थ कोरिया विजिट करना चाहे तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है, ऐसा नहीं कि बैन है, लेकिन इतना है कि बहुत टफ है। लेकिन दोनों देशों के बीच में 61 की संधि को आगे बढ़ाया गया और उसके आधार पर दोनों देशों के नागरिकों को काफी रिलैक्सेशन दी गई, और कारण यही था कि जिससे कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग में और एक तरह से आदान प्रदान करके कल्चरली दोनों को मिक्सअप किया जाए, तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ उनको ले जाया जाए। जी, तो ये मेरा कहना है कि ये सब चीजें देखते हुए दोनों देशों के बीच में जो वो एक ऐड आता है ना, वो आपने भी देखा होगा कि ये नंबर 1 यारी है, इसका इस तरह के जो ऐड चलते हैं, मैं उसका ही उदाहरण ले लेता हूं और सामने खड़ा कर देता हूं किसको, वो समझिए, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। ये कैसे इस समीकरण को देख रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जापान एक जो है वो प्रोग्रेसिव कंट्री है, उसको अपनी अर्थव्यवस्था से लेना देना, क्योंकि उसने परमाणु हमले के दंश को झेला है और वो मानव जाति के अभिशाप को आज तक भोग रहा है। तो यदि जापान के सामने उत्तर कोरिया जैसा बेलगाम देश है
जो कि कभी भी उसको धमकाता है, तो निश्चित तौर पर जापान चिंतित होगा। आप यदि दक्षिण कोरिया आ जाएंगे तो वो भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्टनर है। और अमेरिका जो है, दक्षिण कोरिया भी आतंकित है। वो चाहता है कि उत्तर कोरिया जो है वो प्रोग्रेस करे, लेकिन उत्तर कोरिया से भागते हुए जो लोग हैं, वो दक्षिण कोरिया जब जाकर जो बताते हैं तो उससे दुनिया आतंकित हो जाती है कि क्या होता है उत्तर कोरिया में। अब आप ताइवान की बात करें तो देखिए, ताइवान और आप चीन की तुलना कर लीजिए। ताइवान से जब भी आवाजें आती है तो डेमोक्रेटिक आवाजें आती है, और वहीं पर हांगकांग से अब लोग जो है वो जो मानवाधिकारों की बात करते थे, जो लोकतंत्र की बात करते थे, वो लोग अब या तो वो जेलों में डाल दिए गए हैं या वो गायब हो गए हैं। तो ताइवान के लोग भी आतंकित थे। तो ऐसे में अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, एक तरफ ये देश है जहां पर कुछ भी हो लेकिन वैधानिक शासन व्यवस्था की बात होती है, जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से शासन करने की बात करती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो पब्लिक है उसका विश्वास इस पर है कि वो मानवाधिकारों के पक्ष में खड़े होने की बात कहते हैं। वो अपनी सरकारों की आलोचना से गुरेज नहीं करते, जैसे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कभी भी विद्रोह रैलियां है। निकल हाँ, जाती है। नाराजगी ये वो लोग सड़कों लाखों पर लोग हैं, बैनर लेकर उतरे हुए हैं और उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। वो तो बात सही है। बोलिए बोलिए। एक बात और मैं कहूंगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि चीन में एक जो भीड़ है वो शी जिनपिंग का विरोध कर ले? क्या आपने कभी देखा है? क्या सोच सकते हैं हम कि उत्तर कोरिया में किम जोंग के विरोध में कोई लोग खड़े हो जाए? हमने देखा है कि ईरान में जब लोग खड़े हुए, महसा अमीनी से लेकर सब, तो उनके क्या हाल हुए। खिलाड़ियों को ईरान में फांसी पर चढ़ा दिया गया, वो जो खिलाड़ी जो कि किसी देश का सम्मान होते हैं। तो यह जो दुनिया में दो ग्रुप बने हैं, एक तरफ मानवाधिकारों वाला ग्रुप है जो मानव को बचाना चाहता है, और एक दूसरी तरफ वो देशों का समूह है जो कि मानवता को नष्ट करना चाहता है, जो कि धमकाता है कि दुनिया के खत्म होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों देश, दो दो ग्रुप है, दो समूह है, दो विचारधाराएं, इनकी आशीष से तुलना हो ही नहीं सकती। और खतरनाक है चीन के साथ जो देश खड़े हैं, उन देशों को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, वो देश जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, वो अमेरिका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्राध्यक्ष ही बेलगाम हो गया है, और उसकी जो हाँ, नीतियां उसकी हैं तरफ वो दिनेश सर दुनिया ने में इशारा भी कर दिया कि नहीं समझ सकते कि वो कब क्या सोच रहे हैं और कैसे वो पलटी मार जाएं। और यही नहीं सर, एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं उसमें कि जब वो चीन दौरे पर गए थे और वहां के लोगों से जब बातचीत की गई थी, रिएक्शन की कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं ट्रंप को लेकर, तो वो साफ कह रहे हैं दिनेश सर कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। और यही सब वो कारण है कि यूएस की जो छवि थी, अमेरिका की जो छवि थी, वो धीरे धीरे डाउन होती चली गई है। और अब समस्या सामने खड़ी है कि भाई साहब, अगर समय रहते आपने चीजें नहीं ठीक की तो आपने ऑलरेडी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी हुई है। दिनेश सर। देखिए, मैं आपके साथ सहमत हूं, और मैं इसमें और एक शब्द ऐड करना चाहता हूं कि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं और अनकन्वेंशनल हैं। अरे साहब, आप शासन अध्यक्ष होते हैं, आपको कुछ गरिमा मेंटेन करनी पड़ती है, आपको अपने शब्दों को तोल मोल के बोलना पड़ता है। आप क्या बातें करते हैं? आपने ईरान युद्ध के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, मिलिट्रीली नहीं बल्कि आपने अपनी बातों से, आपने अपनी शख्सियत से, आप क्योंकि ईरान जो आज स्ट्रॉन्ग बन के आपको आंखें दिखा रहा है, वो समझ गया था कि जो आपकी आक्रामक चेतावनी होती है उनके साथ जो है हिचकिचाहट रहती है कि आप कोई एक्शन ले लें। मैं ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, मैं पूरी अर्थव्यवस्था, वो सॉरी, नक्शे से मिटा दूंगा, सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैंने अब 4 दिन के लिए युद्ध रोक दिया, उसके बाद आप देख लेना। अरे आपकी महाबेइज्जती हुई है अमेरिका चाइना से वापस आने के बाद। उसके बाद आप जो है कल जो है 3 एआई जनरेटेड जो है कार्टून वो पोस्टर कर रहे हो, जिसमें कभी आप फोर्स कमांडर हैं और एक में तो आप वो जो हॉलीवुड की फिल्म होती है जेम्स बॉन्ड की, वो खड़ा रहता है ना पॉज बना के, एक रिवॉल्वर के साथ जब पिस्टल के। अरे ये these things are not expected from a प्रेसिडेंट, और उस प्रेसिडेंट से जो कि इस धरती के सबसे शक्तिशाली देश का
नेता है, आप किस ढंग से बिहेव करते हैं वहां जाके, चाइना के अंदर क्या स्टेटमेंटें देते हैं? अरे आप क्या उसको ठीक है सर, मक्खनबाजी ये चापलूसी बहुत लगा रहे हो? इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा इसको और मैं अब ट्विस्ट कर रहा हूं और मजेदार बनाने की कोशिश करता हूं। ये तो बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, क्या तौर तरीका है, क्या बयान है, क्या पोस्टर है, वो लगातार हम दिखाते हैं, बता रहे हैं। लेकिन किम जोंग उन भी कौन से दूध के दूल्हे हैं? उनकी भी तो तस्वीर कुछ इसी तरह से रहती है, भला नहीं वह देखिए अपना पोस्टर ना दिखाते हो। सॉरी, बिल्कुल मैं आपने कोरिलेट कर दिया है कि जो किम है वो है, देखिए कम से कम एटलीस्ट वो हर 2 घंटे के बाद किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट या अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई वो इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं देता है कि अगर मेरे नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला हुआ मैं अमेरिका को बर्बाद कर दूंगा, मैं यूरोप को। उसकी जो वो कभी कभार कोई स्टेटमेंट आती है, लेकिन हमारे ये जो महामानव हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अपनी स्टेटमेंटों से और अपनी हरकत से ना ओनली अमेरिका को, पूरे विश्व के लिए एक संकट पैदा कर दिया है, जो कि हमें और 2.5 साल जो है इसको झेलना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। अरे जल्दी से सर। डिप्लोमेसी के अंदर जो होता है पांडे साहब, जी, एक एक शब्द और एक एक बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत मायने रखते हैं। ठीक बात है, बहुत बिल्कुल सही बात आपने कही है। लेकिन मलिक साहब, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद अगर मैं समझूं, चीन खुलकर उत्तर कोरिया का समर्थन कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहा है। वो क्यों और क्या ये मैसेज नहीं जाएगा अलग तरीके से? आशीष जी, देखिए संयुक्त राष्ट्र एक जोक संस्था बन के रह गई है। उसके प्रतिबंध वर्ल्ड ओवर कोई खास मायने नहीं रखते हैं। आप एक मुद्दा बताइए जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध या बिना प्रतिबंध के कोई सुलह कराई हो, देशों के बीच में एग्रीमेंट कराया हो, या किसी युद्ध को शांत कराने में मदद की हो, या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने खत्म कराया हो अपने प्रभाव के कारण। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को तो आप मेरे ख्याल से ना ही आज की डेट में काउंट करें, ना अमेरिका मानता। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी फंडिंग देखिए कुछ चंद देशों से जाती है, और जो 5 जो स्थायी कंट्री है वो तो है ही उसके, मेनली उन्हीं का प्रभाव रहता, उन्हीं के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ चलता है। आईएमएफ को ले लीजिए, उसका मैक्सिमम, उसकी मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग फ्रॉम यूएस जो चाहता है आईएमएफ वो करता है। अब पाकिस्तान यानी टेररिस्तान को जैसे एफएटीएफ से बाहर कर दिया बगैर किसी कारण के, बगैर किसी रीजन के। तो ये सब चीजें देखिए, मैं इंटरनेशनल पे ज्यादा नहीं मान। आपको अपनी प्रॉब्लम खुद टैकल करनी पड़ेगी, खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। आप अगर किसी तीसरे देश से उम्मीद लगा रहे हो तो आप बहुत बड़े फूल भलांके में हो। कोई भी तीसरा देश अगर आपके पास आएगा तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ ना कुछ माइलेज इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा, डिविडेंड लेके जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं वापस आ रहा हूं, चीन और अमेरिका दोनों ऐसे कंट्री है जिनके अंदर एक तरह से दुनिया में वृद्धस्त बनने की तैयारी है, और अमेरिका बहुत लंबे समय से दुनिया की नंबर 1 ताकतवर है। उसको अपने जो सिंहासन है उसके पाए अब हिलते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग कारणों से। दुनिया इतनी क्लोजली निट हो चुकी है कि आप दुनिया को धमकी से या दुनिया को कोर्सिव टैक्टिक से आप बहुत ज्यादा नहीं दबा सकते। अमेरिका एक पॉलिसी पे चल रहा है, ट्रंप उसका मात्र एक मुखौटा है। ट्रंप के साथ एक विशेषता ये जुड़ गई है कि वो बोलते इतना है कि उनके लोगों ने उनकी बात सुनना एक तरह से कान पे एक तरफ से सुनो दूसरे तरफ निकालो वो वाली कहावत पे चलना बस शुरू कर दिया है। अदरवाइज अमेरिका अब 50-40 के यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो पॉलिसी उनके विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों यानी प्रेसिडेंट से निभाई है, सेम पॉलिसी पर चल रही है कि दुनिया को डोमिनेट कीजिए। डॉलर हैज टू बी वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, पेट्रो डॉलर हैज टू बी द मीडियम। तो इस चीज को लेते हुए वो आज सबको धमकाते सटकाते नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये चीज दुनिया में इसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। कोई भी देश हमेशा लंबे टाइम तक गरीब बना रहना नहीं चाहेगा। ब्रिक्स ले लीजिए, ब्रिक्स के अंदर 3 महत्वपूर्ण ऐसी इकोनॉमी हैं, यानी रशिया मिलिट्री माइट है, चाइना दोनों है, भारत
ऑलमोस्ट दोनों हैं। इसके अलावा ब्राजील एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका और आगे, और मैं समझता हूं आगे भी लोग जुड़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब है अमेरिका एग्रीमेंट किस तरह के जरिए चलेगा तो शायद अमेरिका का भी बैलेंस बना रहेगा। ये डील नहीं चलने वाली जो डील होती है, क्योंकि डील और एग्रीमेंट दोनों के कॉन्नोटेशन अलग होते हैं। अमेरिका का प्रॉब्लम यही है कि जिस राष्ट्रपति की, अमेरिका के राष्ट्रपति से एक आया हुआ वक्तव्य पूरी दुनिया के अंदर लहर पैदा करके जाता था और पूरी दुनिया महीनों तक उसके मायने निकालती रहती थी। आज उस अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेंटेंस को, यानी उसके बोले हुए वक्तव्य को, या ट्रुथ सोशल को एक मजाक और जोक का जरिया बन गया है। बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है सर। जानते हैं क्या होता है? बहुत अफसोस होता है कि अब आप समझिए कि ये हालत हो गई है कि यहां बैठ के एक छोटा बच्चा भी जो आजकल मजाक उड़ाता हुआ नजर आया है, सोशल मीडिया पर मीम्स बन गए हैं, उस अमेरिका के जो पहले के समय में लेकर उसको कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी। अलुने साहब, अब वाकई डर और मैं बहुत हार्ड चला जाऊं तो दहशत ट्रंप को परेशान करती हुई नजर आ रही है। यही सब वो बड़ी वजह है जिससे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ट्रुथ पर जो चीजें लिखते हैं वो सब देखने को मिल रही है। सब कुछ बदल गया है। नया जो है सुपर पावर बनने की होड़ में चीन इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहा है और अपना दबदबा कायम कर लेगा। देखिए आशीष जी, जो अमेरिका की विदेश नीति है उसको आप देखिएगा तो अमेरिका की विदेश नीति में लैटिन अमेरिका को लेकर अलग नियम होते हैं, साउथ एशिया को लेकर, दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर, अफ्रीका को लेकर, और बाकायदा उसके लिए फंडिंग भी होती रही है। तो इसमें अमेरिका के बहुत सारे रणनीतिक फायदे होते रहे और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों में अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका खर्च करता रहा, इसलिए क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में बना रहे। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका की विदेश नीति को सिर के बल खड़ा कर दिया और पूरी तरीके से एक रणनीति पर आधारित विदेश नीति को आपने आर्थिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर खड़ा कर दिया। तो ऐसा करके ट्रंप ने अपने दोस्तों को नाराज कर दिया, क्वाड जैसे जो रणनीतिक संगठन थे उनको खत्म कर दिया, आपने नाटो से दूरियां बना ली। सर ये तो समझ गया मैं, ये तो शुरू से आप जिक्र कर रहे हैं और ये मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अब ऐसे में ट्रंप करे तो करे क्या, कहां जाए? इन सब से क्या हो रहा है कि चाइना की स्थिति दुनिया में बहुत मजबूत हो गई है। अब यहाँ पर ट्रंप का कार्यकाल बहुत कम बचा है, उन्हें वापस लौटना पड़ेगा अपने रणनीतिक हितों की तरफ और ट्रंप को बिना देर करे वापस भारत जैसे सहयोगियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। टैरिफ जैसी योजनाओं को यहीं पर खत्म करना पड़ेगी। दक्षिण कोरिया और जापान पर जो टैरिफ लाद दिया उनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भारत का जिक्र किया है, बहुत छोटे में समझना चाह रहा हूँ, इसका असर पड़ेगा क्या भारत पर, या हम कैसे देखें? भारत पर नहीं, देखिए भारत पर असर पड़ा है। आपने आसिम मुनीर को तैयार किया है, शहबाज शरीफ को, भारत पर असर पड़ा है। यदि आप क्वाड को मजबूत करते हैं तो भारत एक बार फिर चाइना के सामने खड़ा हो सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश खड़ा होगा। और जब एशिया प्रशांत केंद्रित नीति में अमेरिका के भारत है, यदि भारत यहाँ पर मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर आप चीन को भी दबा सकते हैं और वो सारे देश जो कि अमेरिका को चुनौती देते हैं, कम से कम आप उनको एशिया में तो डरा सकते ही हैं। तो चाइना को वापस लौटना पड़ेगा, अमेरिका की पुरानी कूटनीति के तरफ ट्रंप को लौटना पड़ेगा, अन्यथा ट्रंप जो है ठीक है सर। माफी के साथ आप सभी मेहमानों को मैं बीच में रोक रहा हूं। एसके मलिक साहब, वेरी सॉरी, बहुत कम समय में वापस लौटता, लेकिन बहुत माफी के साथ आप सभी को रोक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।